गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, तो रिवीजन क्लास में आज हम लोग कुछ और चैप्टर कवर करते हैं। आज हम लोग 2-3 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा जो रिवीजन का शेड्यूल है उसमें सारा जीएसटी कवर अप हो जाए। तो आज सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर और सप्लाई को रिवाइज कराया था। आज हम लोग लेवी एंड कलेक्शन को उठाते हैं और यहां से फिर आगे देखते हैं कैसे मूव किया जाए। चलिए बच्चों, लेवी एंड कलेक्शन में सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो जीएसटी के बहुत सारे एक्ट हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन जो अपने को पढ़ना है ना, जो अपने सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, वह है बेटा सीजीएसटी एक्ट। अपने को पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट। और देखिए, सीजीएसटी एक्ट में अपने पास 21 चैप्टर्स हैं। ये आपको ब्रीफ यहां दिया हुआ है। देखिए, जो एक्ट अपन के सिलेबस में है उसमें देखो, सबसे पहले तो उस एक्ट का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया था। और इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन तक भी इंडिया है जीएसटी के लिए, जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स की बात करते थे। This act come in effect from 1st July 2017 and the content of the act is 21 chapters, 174 section and 3rd schedule। ये हमारा कंपोजिशन है, हमें ध्यान रखना है, नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। एग्जाम में तो ये सब चीजें नहीं आती हैं इंटर लेवल पे, लेकिन क्या पता कभी एमसीक्यू में पूछते। देखिए, जितने भी रिवेन्यू लॉ होते हैं ना, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, या पुराने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी टैक्सेस थे, उन सब में ना एक चार्जिंग सेक्शन होता है, एक स्कीम होती है जो ये प्रोवाइड करती है कि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है आपके ऊपर अप्लाई कब होगा। कहानी ये है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन से बाहर हो जाऊं तो एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो वैसे ही जीएसटी में जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, जो इवेंट ऑफ टैक्सेशन है, जो लेवी एंड कलेक्शन है, वो सेक्शन 9 में दिया हुआ है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेक्शन 7। याद रखिए, 7 स्कोप ऑफ सप्लाई है। सप्लाई वो इवेंट है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, और 9 क्या है हमारा, लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बात करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन कौन है, तो आप बोलोगे 9, और 7 में तो स्कोप ऑफ सप्लाई आपको बताया हुआ है। और 8 में आपने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, टैक्सेबिलिटी ऑफ मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। चलिए देखिए, सेक्शन 9 के ना 5 सब सेक्शंस हैं। जो आपका लेवी एंड कलेक्शन का सेक्शन है ना, इसके 5 सब सेक्शंस हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं सेक्शन वाइज बच्चों को इसलिए कराता हूं कि आपको यह पता लग जाए कि जो भी अपने सिलेबस में है वो सारा हमने कवर कर लिया। अगर हम बीच बीच में से कुछ सब सेक्शन या सेक्शन उठा के पढ़ते हैं तो हमें ना हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि पता नहीं कोई बीच में कोई सब सेक्शन हो, वो रह गया हो, पेपर में आ जाए तो क्या होगा। तो इसीलिए मेरा पढ़ाने का थीम ही यही है कि हम सेक्शन और सब सेक्शन को पकड़ें और कवर अप करते हुए जाएं। सबसे पहले हम लोग 9 सब सेक्शन 1 की बात करेंगे, फिर 9(2) की बात करेंगे, फिर हम लोग 9(3) की बात करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन 9(4) और सेक्शन 9(5) की बात करेंगे। तो अपने इस लेवी एंड कलेक्शन, मतलब जो चार्जिंग सेक्शन है हमारा जीएसटी का, उसके 5 सब सेक्शन है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5). आइए 9(1) पढ़ते हैं, क्या कहता है 9(1). आइए देखिए, 9(1) कहता है फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज। एक बेसिक चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हमारा रिवीजन क्लास है कि फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या होते हैं। जहां पे सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, जहां पे सप्लायर रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट अकाउंट में पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि यहां पे सप्लायर से जो जीएसटी का कलेक्शन है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए वो कई बार रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं। तो जहां पे रिसिपिएंट डायरेक्टली जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ठीक, तो 9(1) बात करता है फॉरवर्ड चार्ज का। रिवर्स चार्ज के लिए हमारे पास 9(3), 9(4 है। 9(1) कहता है फॉरवर्ड चार्ज, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक सप्लायर, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो, सर्विस का सप्लायर हो, या गुड्स सर्विस दोनों का सप्लायर हो, जब वो अपने सर्विस या गुड्स को सप्लाई करता है और जब वो अपना इनवॉइस रेज करता है, तो वो अपने इनवॉइस पे जीएसटी कंपोनेंट को मेंशन करके रिसिपिएंट से रिकवर करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। आइए देखिए, फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(2), मतलब 9(2) में जो भी मेंशन किया है उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए, उसको डिस्टर्ब किए बिना। तो आइए सबसे पहले देखें 9(2) में ऐसी क्या बात है जिसको डिस्टर्ब नहीं करने की बात कही जा रही है। जस्ट इसके नीचे ही तो दिया हुआ है, देखिए 9(2), नो जीएसटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमने लास्ट रिवीजन लेक्चर में भी देखा था कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पे अभी जीएसटी नहीं है। जब तक जीएसटी काउंसिल के अंदर इसके ऊपर कंसेंट नहीं आ जाता, तब तक इसको जीएसटी से बाहर ही रखा गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये जीएसटी के एम्बिट में आ जाए। हो सकता है मई 2024 इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले हो सकता है कि ये आपको जीएसटी में नजर आए, ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। आइए देखिए क्या कहता है द सेंट्रल टैक्स। बेटा जब आप सेंट्रल टैक्स की बात करेंगे ना, तो आपको माइंड में रखना है सीजीएसटी की बात हो रही है, सेंट्रल लेवल वाला जीएसटी, और वही हमारे सिलेबस में है। तो कहता है कि देखो द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होता है। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 9(2) कहता है नो जीएसटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके ऊपर जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे वही लगते हैं, आज भी इनके ऊपर जीएसटी नहीं है। रीजन मैंने लास्ट में बताया था कि जो जीएसटी काउंसिल है, जिसमें स्टेट और यूनियन के लोग जीएसटी को लेकर रोड मैप रेडी करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं गवर्नमेंट को कि क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, उन्होंने आज तक इसके ऊपर कोई कंसेंट ही नहीं दिया इसके एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, तो इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो कहता है कि अब आ जाइए फिर 9(1) कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(2). 9(2) में जो लिखा है उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, उसको साथ में पढ़ते हुए, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। याद रखिएगा जो सीजीएसटी होता है ना, या इस एक्ट का जो स्कोप है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर है। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर तो अलग से एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट 2017, वो पिक्चर में आता है। तो जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट 2017 है, उसका जो स्कोप है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर है, वो इंटर स्टेट के ऊपर नहीं है। तो कहता है कि एक टैक्स लग जाएगा जिसका नाम होगा सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हमने लास्ट में भी देखा था कि लिकर तो एक नॉन टैक्सेबल कमोडिटी है, इसके ऊपर तो जीएसटी का मतलब ही नहीं, इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाहर कर दिया गया था। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। अब देखिए जीएसटी लगेगा, कहता है कि एक टैक्स लगेगा जिसका नाम होगा सीजीएसटी, और ये लगेगा सप्लाई। सप्लाई का नेचर क्या होगा? इंट्रा स्टेट। अब बताइए इस सप्लाई की वैल्यू कहां से आएगी? तो कहता है कि वैल्यू आएगी अंडर सेक्शन 15, वैल्यू आएगी अंडर सेक्शन 15 एंड एट सच रेट। किस रेट से होगा? नॉट एक्सीडिंग 20%। मतलब याद रखना है आपको, सीजीएसटी का जो मैक्सिमम रेट हो सकता है वो अपना 20% हो सकता है। गवर्नमेंट 20% से ज्यादा आपसे सीजीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकती।
आपको खुश होना चाहिए, जो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब है 28% है। इट मींस अभी भी गवर्नमेंट के पास स्कोप है कि वो जीएसटी 40% तक लेके जा सकते हैं। एक्ट में पावर ले रखा है इन्होंने। मतलब सोचो, अगर सीजीएसटी 20% होगा तो एसजीएसटी भी इक्वल होगा 20%, तो 40% तक का प्रोविजन पहले से ही बना के बैठी है गवर्नमेंट। मतलब आपको नियर फ्यूचर में यह ध्यान रखना है कि हमारा जो जीएसटी है ना, वो कुछ कमोडिटी, कुछ गुड्स पे 40% तक भी जा सकता है। बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। तो अभी एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि मैक्सिमम सीजीएसटी गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है 20%। याद रखिएगा, सीजीएसटी। अगर जीएसटी पूछ दे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना होगा, तो आप 40% बोलेंगे, क्योंकि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। ठीक है बच्चा, आइए देखिए। नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट on the recommendation of council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने क्लियर ड्राफ्ट किया है इस चार्जिंग सेक्शन को। कहते हैं there shall be levied a tax called CGST on all intrastate supply of goods or service or both, except on supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rate not exceeding 20% as may be notified by government on the recommendation of council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person। मतलब आपके घर के आसपास जितने भी सप्लायर हैं गुड्स और सर्विसेज के, जरूरी नहीं कि वो लोग उन सबके ऊपर जीएसटी लॉ एप्लीकेबल हो। इन्होंने कहा टैक्सेबल पर्सन के ऊपर ही ये अप्लाई होगा। हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है टर्नओवर का 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख। तो अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट से आपकी जो सप्लाई है कम वैल्यू की है, तो आप जीएसटी में कवर नहीं है। आपको अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। तो कहता है कि जो टैक्सेबल इवेंट है, ये जो चार्जिंग सेक्शन है हमारा, ये आपके ऊपर अप्लाई होने के लिए सबसे पहले आपका टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। उसके बाद आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करें, सप्लाई गुड्स सर्विसेज की होनी चाहिए। वैल्यू हम सेक्शन 15 से लेके आएंगे और उस वैल्यू पे जीएसटी का रेट लगेगा, सीजीएसटी का, जो मैक्सिमम 20 हो सकता है। बाकी होगा कितना, वो जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग के बाद रिकमेंड करेगी, गवर्नमेंट उसके बेसिस पे डिसाइड करती है। आता है समझ में? अब देखिए, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं। कहता है कि टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तो हमने लास्ट क्लास में भी सेक्शन 2 क्लॉज 107 में पढ़ा था कि टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो या तो सेक्शन 22, 24 में रजिस्टर्ड हो या जिसके ऊपर लायबिलिटी आ गई हो। फिर ये बात करता है वैल्यू की। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना वैल्यू पे चलते हैं कि कौन से वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। और इसके लिए मैं इस चैप्टर को मिनिमाइज करता हूं और हम लोग चल पड़ते हैं वैल्यूएशन के ऊपर, क्योंकि जब तक हमें वैल्यू समझ में नहीं आएगा हम जीएसटी इंपोज कैसे करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बेटा आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का हमेशा आता है। 6 का आ जाए, 5 का आ जाए, 7 तक आ सकता है। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का अपने एग्जाम में आता है। तो अपने एग्जाम में वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। अब हम वैल्यू पे कहां से गए? सेक्शन 9(1) से गए। 9(1) क्या बोलता था कि जो सीजीएसटी का रेट लगेगा वो सीजीएसटी का रेट लगेगा वैल्यू, और वैल्यू कहां से लेके आना है? सेक्शन 15। तो देखिए, सेक्शन 15 में वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। कहता है कि, आइए मैं आपको यहां समझाता हूं। कहता है कि जिस वैल्यू पे आप जीएसटी पे करोगे, मतलब जीएसटी अपने कस्टमर से चार्ज करोगे। देखिए कहानी क्या है, सप्लायर तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब बताइए, हर सप्लायर के लिए वैल्यू का मीनिंग अलग हो सकता है। हर सप्लायर ये सोच सकता है कि भाई हम वैल्यू में एक्स वाई जेड कंपोनेंट जोड़ेंगे, एबीसीडी कंपोनेंट जोड़ेंगे। अब ऐसे तो फिर वैल्यू का कोई यूनिफॉर्म अमाउंट डिसाइड ही नहीं होगा। तो लॉ मेकर ने सेक्शन 15 में कहा है कि देखिए, जो वैल्यू
जिस वैल्यू पे आप जीएसटी दोगे उसको एक नाम दिया जाता है असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू, या आप इसको बोल सकते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमको जीएसटी पे करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू अराइव कैसे हो, ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे हो। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये वैल्यू ना ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू पे एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है उसी को हम असेसेबल वैल्यू ले लेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द असेसेबल वैल्यू प्रोवाइडेड parties are not related to each other। जो बायर और सप्लायर है, जो सप्लायर और रिसिपिएंट है, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटेड हो जाएंगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगी, चाहे रियल में इन्फ्लुएंस हो या ना हो। ऐसा यहां पे एजम्पशन है कि अगर बायर सेलर, सप्लायर रिसिपिएंट आपस में रिलेटेड पर्सन है तो फिर ये जो प्राइस होगी ना वो जरूर मैनिपुलेटेड होगी, अल्टर्ड होगी। तो उसको हम असेसेबल वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू तब लेते हैं जब दोनों पार्टी, जो सप्लायर है और जो रिसिपिएंट है, वो आपस में रिलेटेड ना हो। और एक सेकेंड कंडीशन है, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मतलब रिसिपिएंट ने सप्लायर को उस प्राइस के अलावा कोई और दूसरा बेनिफिट ना दिया हो। मतलब ट्रांजैक्शन के लिए जो प्राइस मेंशन है उसके अलावा कोई और बेनिफिट डराइव ना हुआ हो सप्लायर को। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको क्लास करा रहा हूं, आपने कहा सर मैं आपको एक्स अमाउंट दूंगा और साथ में एक लैपटॉप गिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए यहां जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं है, कुछ काइंड भी है। तो कहता है नहीं, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब उसके अलावा कस्टमर से कुछ और चार्ज नहीं करना। नहीं तो कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे बेटे को पढ़ा दो और मुझे 5,000 रुपया और दे देना। तो बताइए जो 5,000 रुपीज है ये सोल कंसिडरेशन है। सोल का मतलब है जो कंसिडरेशन दोनों पार्टी के बीच में डिसाइड हुई है उसके अलावा कोई और बेनिफिट के रूप में कंसिडरेशन ना हो। तो हम आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये दो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होना चाहिए। दो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होना चाहिए एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक, अब देखिए अब ये कहता है कि ठीक है ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लीजिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो पार्टी आपस में रिलेटेड हो या प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो। तो लॉ मेकर कहता है ऐसे केस में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं लोगे, ये प्राइस तो आपका डिफेक्टिव हो गया। उसलिए आपको वैल्यूएशन रूल्स पे जाने होंगे। और जो वैल्यूएशन रूल्स हैं बेटा वो अपने सीए इंटर के सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको सीए फाइनल में पढ़ना है। तो इसीलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे यहां पे। तो ध्यान रखना है कि यहां जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना वही हमारा असेसेबल वैल्यू होगा। मतलब जब भी हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो वहां हमारी एजम्पशन होगी कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया है, जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, वो उन पार्टीज के बीच में है जो अनरिलेटेड है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में 3 सबसेक्शन है बेटा। 15 सबसेक्शन 1 जो कहता है कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू ले लीजिए। आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू ले लीजिए अगर वो दो कंडीशन फुलफिल है। और हम तो सीए इंटर में हमेशा मान के चलेंगे कि वो दोनों कंडीशन फुलफिल है, क्योंकि हमें वैल्यूएशन रूल नहीं पढ़ना है। फिर कहता है कि देखिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में ना कुछ एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है और कहता है
कि अगर इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में 15(2) में दिए हुए एक्सपेंसेस अमाउंट पहले से कवर नहीं है तो आप उसको ऐड कर लीजिए। मतलब ये इंक्लूजन का एक सबसेक्शन है, इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर पहले से वो अमाउंट वहां पे ऐड है तो फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 15(3) पढ़ेंगे हम लोग यहां पे, जो हमें बताता है कि आप ना ट्रांजैक्शन वैल्यू से आप यहां से एक्सक्लूजन मतलब कुछ चीजें आपको हटानी है। तो 15(1) में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू उठाएंगे, 15(2) में कुछ ऐड करने की बात होगी और 15(3) में कुछ माइनस करने की बात होगी। बट ध्यान रखना है 15(2) और 15(3) का जो एडजस्टमेंट होगा यह हम तभी करेंगे बच्चों जब पहले से वो 15(1) में एडजस्टेड ना हो। अगर पहले से ही वो एडजस्टेड है तो हमें यहां पे डबल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि 15(2) में हमें क्या क्या ऐड करना है। देखिए यहां पढ़ भी लीजिए, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ where supplier and recipient of supply are not related and price is the sole consideration। अगर ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि when transaction value will be treated as assessable value, तो आप बताएंगे कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को assessable वैल्यू ले सकते हैं प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन दो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में हो एंड जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन हो, मतलब ट्रांजैक्शन में प्राइस के अलावा कोई और कंसिडरेशन ना पे किया गया हो। अब देखिए इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में पहले से ये नहीं ऐड किया गया है तो हम ऐड करेंगे। आओ जरा क्या ऐड किया गया है। कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अदर देन जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। कहता है कि देखिए अगर एक सप्लाई इस नेचर की है जहां सप्लायर के ऊपर सप्लायर उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी के अलावा आपसे कोई और टैक्स कलेक्ट करता है क्योंकि ऐसा लॉ में कहीं पे मेंशन है, मतलब अगर उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स है जो इनवॉइस पे सेपरेटली चार्ज किया गया है रिसिपिएंट से, तो पहले हम उस टैक्स को ऐड करेंगे और उस टैक्स को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा जीएसटी उस पे लगेगा, है ना। हमने तो पढ़ा था कि कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन सोचो अगर उस टैक्स को जोड़ने के बाद हम फिर जीएसटी लगा दें तो कास्केडिंग इफेक्ट तो हो ही जाएगा। सरकार ने माना इस बात को, सरकार कहती है यस हम जीएसटी के थ्रू 100% कास्केडिंग इफेक्ट को तो अभी खत्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि नियर फ्यूचर में 100% कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा। देखिए तो हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये मेंशन किया है कि उस सप्लाई के ऊपर, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी के अलावा अगर कोई और टैक्स है तो पहले हम उस टैक्स को ऐड करेंगे, उस टैक्स को जोड़ेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगता है जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं ना। इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। सपोज आपने इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उसके ऊपर सबसे पहले लगने वाला टैक्स होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। जब भी आप इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करेंगे और अगर वो ड्यूटीएबल गुड्स है तो सबसे पहला टैक्स उसके ऊपर लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब अगर उस पर मुझे आईजीएसटी लगाना है ना तो सबसे पहले वैल्यू में बीसीडी ऐड होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम लोग जीएसटी इंपोज करेंगे। क्रक्स ये है कि अगर किसी सप्लाई के ऊपर जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स इंपोज है तो पहले उस टैक्स को ऐड किया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के अंदर जीएसटी चार्ज होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नीचे एग्जांपल भी दिए गए, आप रीड कर सकते हैं। भी देखिए क्योंकि रिवीजन में तो नहीं कर पाएंगे, इतना खत्म करना होता है, बस आपको रिकॉल कराना। याद रखिए
जो मैराथन रिविजन्स होते हैं, मैं तो मैराथन की तरह नहीं करा रहा हूं इसको, तो और फास्ट होता है। तो आइडिया ये होता है कि बच्चों का ना, जो बच्चों ने पढ़ रखा है बस उनके माइंड को रिफ्रेश कर दिया जाए, उनके माइंड में उस पॉइंट को रिकॉल करा दिया जाए। सेकंड देखिए, अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। कहता है कि अगर कोई अमाउंट रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे इनकर किया है तो वैल्यू में वो भी ऐड होगा। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई सप्लाई 1 लाख रुपए की है और सप्लायर कहता है रिसिपिएंट को कि आप ना जो 1 लाख रुपया मुझे देने वाले थे उसमें से 50,000 आप किसी और पार्टी को दे दीजिए, मुझे उसको देना है। तो बताइए क्या वो सप्लाई 50,000 की हो जाएगी या 1 लाख की होगी? बेटा सप्लाई तो 1 लाख की ही है, वो तो आप पैसा देने जा रहे थे सप्लायर को, सप्लायर ने कहा सर इसमें से कुछ पोर्शन उनको दे दीजिए क्योंकि मुझे देना है। सप्लायर जिसको बोलेगा मैं उसको दे दूंगा, सप्लायर कहेगा उसको दे दो मैं उसको दे दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? तो कहता है कि अगर रिसिपिएंट ने, अगर बायर ने सप्लायर के बिहाफ पे कोई अमाउंट इनकर किया है तो वैल्यू में हम वो भी ऐड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे, लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की, लेकिन उसको डिस्चार्ज करने के लिए उसने किसको बोल दिया? रिसिपिएंट को। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट which has been incurred by recipient of supply and not included in the price actually paid payable for the good। कहता है इसको हम ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद जीएसटी लगेगा। आता है समझ में? जैसे मान लीजिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आप किसी सलून में गए, सलून वाले ने, सलून में कोई और भाई साहब थे, उनका बिल आ गया 300 रुपए का, उन्होंने 500 का रुपीस दिया और जो बंदा था वहां पे उसने जब चेक किया तो उसके पास 200 चेंज नहीं था। आपने कहा मैं दे देता हूं कोई बात नहीं, मेरे प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा। आप गए, आपका बिल आया 1000 रुपीज का, तो बताइए आप उसको एक्चुअली में 800 रुपया दोगे क्योंकि 200 तो उसके बिहाफ पे आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, लेकिन जब वो जीएसटी लगाएगा तो बताइए ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना लेगा? पूरे 1000। वो तो पेमेंट का अरेंजमेंट ऐसा था कि आपने उसके बिहाफ पे किसी और को पे कर दिया, लेकिन जो सप्लाई की वैल्यू है वो तो वही आपकी 1000 है। आइए सी देखिए, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड अमाउंट चार्ज फॉर एक्टिविटी डन बिफोर डिलीवरी। एक बहुत ही सिंपल थंब रूल है यहां पे कि गुड्स और सर्विस को डिलीवर करने से पहले, सप्लाई करने से पहले, हैंड ओवर करने से पहले सप्लायर जितने भी खर्चे करता है वो वैल्यू के अंदर हम ऐड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। मतलब जिस फॉर्म में वो सप्लाई गुड्स या सर्विस की डिलीवर हुई है रिसिपिएंट को, उस फॉर्म में लाने तक के जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो वैल्यू में ऐड होते हैं और उसके बाद ही उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी इंपोज होता है। साफ साफ यहां मेंशन है, देखिए क्या कहता है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए जैसे ही एक प्रोडक्ट इमर्ज होता है, जिस फॉर्म में वो इमर्ज होता है कस्टमर उसको उस फॉर्म में नहीं लेता। जैसे मान लीजिए आप रसगुल्ला परचेज करने जा रहे हो, तो क्या वो आपको पैक करके देगा, कंटेनर में देगा, प्लास्टिक कंटेनर में देगा? तो जो प्लास्टिक कंटेनर में आपको देगा ना, ये है सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्योंकि जिस फॉर्म में गुड्स इमर्ज होता है जरूरी नहीं कस्टमर उसी फॉर्म में ले ले। मान लीजिए एक शर्ट है, जैसे ही वो स्टिच हो गया आप थोड़ी ना उसको वहीं से पहन के आ जाओगे, वो तो पैक करके आपको दिया जाएगा। तो जो पैकिंग होगा वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करने गए जिसको परचेज करने से पहले टेस्ट करना मैंडेटरी होता है, बिना टेस्टिंग किए हुए आप उस प्रोडक्ट को लोगे नहीं, तो डिलीवरी करने से पहले वो खर्चा करना जरूरी है। तो बताइए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? वो जो टेस्टिंग चार्जेस है वो इंसिडेंटल एक्सपेंस हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही कुछ एक्सपेंस के बारे में यहां बोला गया है, कहता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग, charge by supplier to the recipient of a supply and amount charge or anything done by supplier in respect of supply of goods, service or
बोथ एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले उसके अंदर जितने खर्चे किए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ लेवी जीएसटी, वो सारा अमाउंट बेटा हमें ऐड करना होता है। फ्यू एग्जांपल ऑफ सच इंसिडेंटल एक्सपेंस देखिए, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन चार्जेस एंड इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस। प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले, सर्विस को डिलीवर करने से पहले जितने भी एक्सपेंस होते हैं हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करना होता है। चलें आगे, आइए देखिए, कहता है चार्जेस फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। देखिए जितने भी जनरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसमें पेमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप 2 वीक्स में पेमेंट कर दीजिए, 1 वीक में पेमेंट कर दीजिए, 30 डेज में कर दीजिए। और कई इनवॉइस में आपने देखा होगा मेंशन होता है कि अगर आपने विद इन 30 डेज पे नहीं किया तो उसके बाद जितने भी डेज डिले होंगे हम आपसे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे। हमारा जीएसटी लॉ कहता है कि अगर कोई सप्लाई आपने की है और उस सप्लाई के लिए जो आपने इनवॉइस इशू किया है उसमें आपने स्टिपुलेट किया है इंटरेस्ट का टर्म, और अगर रिसिपिएंट आपको उतने दिन में सप्लाई नहीं करता जिसके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो याद रखिए उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको जीएसटी देना होगा। वो जो इंटरेस्ट है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। तो अगर आप अपने कस्टमर से, रिसिपिएंट से इंटरेस्ट चार्ज करते हो क्योंकि उसने आपको पेमेंट डिले किया है, तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो भी आपके वैल्यू में ऐड होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। ठीक, आगे चलिए। सब्सिडी, सब्सिडी कहता है सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। मतलब सब्सिडी प्राइस लिंक होना चाहिए। एक ऐसी सब्सिडी, प्राइस लिंक सब्सिडी किसको कहते हैं मैंने बताया था क्लास में, आप फिर समझिए। वो सब्सिडी जिसके मिलने के बाद गुड्स और सर्विस के जो प्राइस है ना वो कम हो जाए, प्राइस लिंक सब्सिडी। क्योंकि याद रखिए जीएसटी प्राइस पे ही तो लग रहा है, तो जो भी फ्लैक्चुएशन सब्सिडी से होगा, अगर प्राइस पे होगा तभी तो उसमें एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। तो अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है, और सब्सिडी कैसी है, प्राइस लिंक सब्सिडी, मतलब जिसके मिलने ना मिलने से आपके प्राइस के ऊपर फ्लैक्चुएशन आता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइस लिंक सब्सिडी। देखिए सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। यह हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंसिडरेशन के डेफिनेशन में भी पढ़ा था। गवर्नमेंट सब्सिडी कंसिडरेशन होता ही नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी को हम लोग वैल्यू में नहीं ऐड करते, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई सब्सिडी एनजीओ ने दिया है, मतलब नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर जीएसटी लग जाता है। तो यहां पे कहता है कि आप जो सब्सिडी है ना उसको वैल्यू में जोड़ लीजिए, वैल्यू में जोड़ लीजिए। अगर आपने पहले घटा रखा है तो याद रखिएगा, अगर पहले मैंने घटाया ही नहीं तो जोड़ूंगा क्यों। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है सब्सिडी रिसीव और आपको कोई और हिंट नहीं दिया गया, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि प्राइस में ना सब्सिडी घटा दिया गया है। तो अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी है तो बिल्कुल सही घटाया हुआ है, आपको कोई उसके अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है और प्राइस में उसको एडजस्ट किया जा चुका है, तो आप ऐड बैक कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सिडी जब एडजस्ट होता है ना तो प्राइस कम होती है। सब्सिडी आपके मेन प्राइस को कम करता है, इसीलिए आपको ऐड करना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है और माइनस हो रखा है तो कुछ मत करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है तो आपको उसको वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। तो बेटा देखिए ये 5 इंक्लूजन है ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। अगर पहले से इसका एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं हुआ तो हमें जोड़ना होगा। ये 5 आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आज याद हो या ना हो, लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको याद होना चाहिए। नंबर 1, जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स अगर इनवॉइस पे चार्ज किया गया है तो पहले वो टैक्स ऐड होगा, उसके बाद फिर जीएसटी लगेगा। वैल्यू में पहले वो टैक्स जुड़ेंगे, उसके बाद फिर जीएसटी की बात होगी। दूसरा अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे अगर कोई एक्सपेंस किया है, तो जो एक्सपेंस किया है ना सप्लायर रिसिपिएंट ने ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, वैल्यू के अंदर वो भी ऐड होगा और उसके ऊपर भी जीएसटी की बात होगी। थर्ड था डिलीवरी से पहले
गुड्स और सर्विस के डिलीवरी से पहले अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस किए गए हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंस का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केटेबल बनाने के लिए, डिलीवरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं उसी को हम लोग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई एक्सपेंस है तो हम पहले उसको अपने वैल्यू में ऐड करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। मतलब डिलीवरी के टाइम पे उस वैल्यू, डिलीवरी के टाइम पे जिस फॉर्म में आप वो डिलीवरी कर रहे हो उस फॉर्म में लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं वो जीएसटी पर्पज के लिए वैल्यू में ऐड होगा। ठीक बात है। उसके अलावा अगर आपने कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज किया है क्योंकि उसने आपको पेमेंट डिले किया है तो वो इंटरेस्ट भी वैल्यू के अंदर ऐड होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी होगा। लेकिन यहां एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपने उस इंटरेस्ट को वेव कर दिया, माफ कर दिया, वेव कर दिया, तो फिर वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन आप अपने कस्टमर से डिले पेमेंट के लिए अगर इंटरेस्ट का कलेक्शन करते हो तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी देना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी की। हम ध्यान से देखेंगे कि जो क्वेश्चन में सब्सिडी दिया गया है वो प्राइस लिंक है। ऑब्वियस है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो जो सब्सिडी है वो प्राइस लिंक है, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर ऑलरेडी प्राइस में से माइनस किया हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई है प्राइस में तो माइनस कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है और प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड है तो उसको एड बैक करेंगे, जोड़ेंगे और उसके ऊपर फिर जीएसटी चार्ज होगा। आता है समझ में? तो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू का पार्ट बनता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। इन 5 आइटम को ऐड करने के बाद हमें कुछ माइनस भी करना है, और माइनस बड़ा सिंपल है। देखिए कहता है कि अगर आप अपने कस्टमर को, रिसिपिएंट को कोई डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट देने से गुड्स या सर्विस की वैल्यू कम हो जाती है। तो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, जीएसटी उसके ऊपर चार्ज होगा। मतलब डिस्काउंट कंपोनेंट के ऊपर जीएसटी नहीं होता, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो डिस्काउंट है ना प्री डिटरमाइन होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए और इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। मतलब जब इनवॉइस रिसिपिएंट को दिया जाए तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है ना इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। देखिए कहता है एनी डिस्काउंट which is given before or at the time of supply. Any discount which is given before or at the time of supply, if such discount has recorded in the invoice issued in respect of such supply. मतलब बायर और सेलर, रिसिपिएंट और सप्लायर के बीच में जो डिस्काउंट है वो डिलीवरी से पहले प्रीफिक्स हो प्लस वो डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा जीएसटी उसी पे हम कंप्यूट करेंगे। क्लियर है? मतलब डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी नहीं है। हो भी कैसे सकता है, डिस्काउंट से तो वैल्यू कम होती है, इससे वैल्यू बढ़ती थोड़ी ना है। तो अल्टीमेटली हम कस्टमर के पॉकेट से जो निकालते हैं उसी के ऊपर जीएसटी लगता है। यहां तो हम डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं। आता है समझ में? एक और डिस्काउंट है बेटा, यहां पे देखो, और वो है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मतलब सप्लाई के बाद वाला डिस्काउंट, कंडीशनल कहते हैं इसको, कंडीशनल डिस्काउंट। कहता है कि मान लीजिए आप किसी सप्लायर के पास जाते हो और सप्लायर कहता है कि देखिए अगर आप मेरे को 3 महीने में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, या फिर आप 3 मंथ में एक और ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे जो अमाउंट आपसे मुझे कलेक्ट करना है इस सप्लाई के लिए। अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है। सपोज आप सप्लायर से गुड्स या सर्विस अभी अवेल करते हो तो आप तो आईटीसी उसके ऊपर क्लेम कर चुके होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंडीशन क्या है? 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट। अगर आपने 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि आपने आईटीसी तो 100% क्लेम कर लिया होगा, तो अगर आप ये डिस्काउंट अवेल करते हो तो जितना एक्स्ट्रा आईटीसी आपने
क्लेम कर लिया था वो आपको रिवर्स करना होगा। अभी समझाता हूं, आइए एक बार लीगल पार्ट स्टडी कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, एनी डिस्काउंट which is given after supply has been effected if such discount is established in terms of an agreement into, at or before time of such supply and is specifically linked to the relevant invoice, and input tax credit is attributable to the discount on the basis of document issued by supplier has been reversed by the recipient of supply। देखिए मान लीजिए कहानी ये थी, 1 लाख का इनवाइस था, इसके ऊपर जो जीएसटी था सपोज 18,000 था। अब आपको सप्लायर ने कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे अगर पेमेंट 3 मंथ में कर दोगे। अब आपने जैसे ही इसको परचेज किया, आपने तो 18,000 के ऊपर आईटीसी क्लेम कर लिया होगा, आईटीसी बुक कर लिया होगा, या तो क्लेम कर लिया होगा या आपके क्रेडिट लेजर में जाकर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब मान लीजिए आपने 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दी, तो बताइए 50,000 रुपया आपको पे करना होगा, जिसके ऊपर जीएसटी 9,000 होगा। लेकिन आपने तो आईटीसी पूरा 18,000 क्लेम कर लिया, आपके क्रेडिट लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको एक काम करना है, जितना एक्स्ट्रा आईटीसी आपका बन गया था एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, उतने को, दैट इज 9,000 को हम क्या कर लेंगे बेटा, रिवर्स कर लेंगे। बताइए आया समझ में? ऑब्वियस है, जब मैंने 1 लाख पेमेंट ही नहीं किया तो 1 लाख रुपया पे लगने वाला जीएसटी का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले सकता हूं? तो इसीलिए यहां पे रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आया कि अल्टीमेटली आपने जो सप्लायर को पे किया है ना, उसके ऊपर जितना जीएसटी होगा उसी के लिए आप एलिजिबल है, एंटाइटल है। जितना एक्सेस आपने क्लेम कर लिया है या बुक कर लिया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया आपको। देखिए तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में 5 चीजें जोड़नी है और 2 चीजें घटाना है। 5 चीजें क्या, पहले तो समझिए ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, हमें क्लियर हो गया था। ट्रांजैक्शन वैल्यू वो प्राइस है जिसमें बायर सेलर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू तभी ले लेंगे। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये असेसेबल वैल्यू क्या होता है? याद करिए, असेसेबल वैल्यू होता है वो वैल्यू जिसके ऊपर हम जीएसटी कंप्यूट करते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू ले सकते हैं प्रोवाइडेड बोथ पार्टी आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। तो मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू को बेस बना लिया। अब उसमें कहता है 15 सबसेक्शन 2 कि इन 5 आइटम्स को ऐड कर लीजिए, ये 5 अमाउंट ऐड हो जाएंगे प्रोवाइडेड ये पहले से ऐड नहीं है। बताइए पहला क्या था? जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स हो पहले वैल्यू में ऐड होगा फिर जीएसटी लगेगा। अगर सप्लायर के बिहाफ पे रेसिपिएंट ने कोई एक्सपेंस इनकर किया है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। थर्ड, डिलीवरी से पहले जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं वैल्यू में जुड़ जाएंगे। नंबर 4, डिले पेमेंट किया है रिसिपिएंट ने जिसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया है सप्लायर ने, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, वैल्यू में वो भी ऐड होगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट वेव कर दिया गया है, माफ कर दिया है, तो नहीं ऐड करेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन नॉन गवर्नमेंट है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मतलब वैल्यू के अंदर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड रहेगा, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से माइनस है तो हम उसको गवर्नमेंट सब्सिडी, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी को ऐड कर लेंगे। माइनस करेंगे डिस्काउंट अगर वो पहले से प्रीफिक्स है। इवन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को भी माइनस कर देंगे अगर वो किसी पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक है। एंड सेकेंड, जितना एक्सेस आईटीसी क्लेम किया जा चुका है उसके रिवर्सल हो जाए। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, हम लोग क्वेश्चन तो नहीं करेंगे रिवीजन में, हम तो सिर्फ यहां पे लीगल पार्ट कवर कर रहे हैं, आपको रिकॉल करा रहे हैं। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, वैल्यू ऑफ सप्लाई। 15 सबसेक्शन 1 दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 सबसेक्शन 2 इंक्लूजन सबसेक्शन और 15(3) एक्सक्लूजन सबसेक्शन। चलिए बेटा, तो जिस वैल्यू पे जीएसटी कंप्यूट होगा वो आपको समझ में आ गया। अब साथ में हम लोग ना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई।
देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो टैक्सेबल इवेंट है ना, जिस इवेंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, जिसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा, उस इवेंट को हम लोग कहते हैं सप्लाई। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी लॉ। ना तो सप्लाई से पहले जीएसटी लग सकता है, ना ही सप्लाई के बाद। द मोमेंट सप्लाई टुक प्लेस, तभी हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो बताइए कैसे पता लगे कि सप्लाई हो गया, किस टाइम को? एक ट्रांजैक्शन में तो सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गुड्स की बात करूं तो उस केस में कोटेशन मंगवाया जाता है, परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है, एडवांस दिया जाता है, डिलीवरी आती है, फिर पेमेंट होती है। बताइए कौन सा वो क्रूशियल पॉइंट है जिसको हम सप्लाई मान लें? तो उसके लिए जीएसटी लॉ में ना सेक्शन 12 और सेक्शन 13 बनाया गया है। 12 बनाया गया है टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, और 13 सेक्शन बनाया गया है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज और गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के लिए अलग अलग प्रोविजन है। सेक्शन 12 में हम देख रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, और 13 में देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। बेसिकली ये सेक्शन, ये कॉन्सेप्ट हमको ये बताएगा कि वो कौन सा पल है, वो कौन सा इवेंट है, वो कौन सा मोमेंट है जिसको हम सप्लाई मान लेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ के ना हम एक डेट को फाइंड आउट करेंगे, एक डेट को फाइंड आउट करेंगे। वही डेट हमारे लिए क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। और उसी डेट से हम जीएसटी का ड्यू डेट कंप्यूट करते हैं कि हमें गवर्नमेंट को जीएसटी कब तक पे करना है। इन जनरल जिस डेट को ये टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उसके नेक्स्ट मंथ के 20th डे को तक हमें जीएसटी पे करना होता है। तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई हमें वो एग्जैक्ट इवेंट बताता है, टाइम बताता है कि सप्लाई कब एक्चुअली में परफॉर्म हो गई, और उसी के बेसिस पे हम जीएसटी का ड्यू डेट कंप्यूट करते हैं, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट कंप्यूट करते हैं। चलिए तो मैं आपको वैल्यू के साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई भी खत्म कराता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वो इवेंट जब हम ये मान लें कि सप्लाई परफॉर्म हो गया। आइए देखिए मैंने क्या बताया आपको, सेक्शन 12 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स की बात होगी। अब ध्यान से देखिए इस 12 सेक्शन में कितने सब सेक्शन है, तभी आपको क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा कोई भी पोर्शन छोटा नहीं है। देखिए सिक्स 12 सबसेक्शन 6 मतलब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स में जो मेन सेक्शन है 12 उसके 6 सबसेक्शन है, और वैसे ही सेक्शन 13 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें 6 सबसेक्शन दिखाई देंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई को 6 सबसेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है। अगर ये हम 6 समझ लेते हैं तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसके अलावा 7 तो होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा इवेंट सारे वही हैं, लेकिन जब गुड्स की बात होगी तो सेक्शन 12 की बात होगी, और जब सर्विसेज की बात होगी तो हम लोग सेक्शन 13 की बात करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम। आओ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और टाइम ऑफ सप्लाई से भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12(2) रेड विद सेक्शन 31। देखिए जो टाइम ऑफ सप्लाई है ना, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका जो इनवॉइस है, आपका जो इनवॉइस है वो कब इशू किया गया। इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर लिंक है इनवॉइस डेट से। अभी हम समझ लेंगे, देखिए क्या कहता है। The time of supply of goods shall be earlier of the following date, namely
कहता है कि अगर आप एक ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी पे करने का जो मैकेनिज्म है वो फॉरवर्ड चार्ज है, तो देखिए इन दो डेट में से जो डेट पहले आ जाएगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और एक बार अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लिया तो आपको जीएसटी पेमेंट करने का ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगले महीने के 20 तारीख तक। तो देखो क्या कहता है, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर मतलब जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। और अगर उन्होंने सप्लायर ने इनवॉइस टाइम से इशू नहीं किया, हम पढ़ेंगे सेक्शन 31 में कि इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या होता है गुड्स के केस में। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि अगर सप्लाई हमारा मूवमेंट बेस है तो मूवमेंट बेस सप्लाई के लिए ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए मूवमेंट बेस्ड सप्लाई हम उसको कहते हैं जहां पे सप्लायर कहीं और है और गुड्स की डिलीवरी कहीं हमें और देना है। तो अगर मूवमेंट बेस्ड गुड्स है तो एज पर सेक्शन 31 हमें जो इनवॉइस इशू करना होता है वो ऑन और बिफोर रिमूवल करना होता है। तो अगर रिमूवल के डेट को या रिमूवल के डेट से पहले इनवॉइस इशू हो गया तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसको हम ए पॉइंट में कंसीडर करेंगे। और अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था दैट इज डेट ऑफ रिमूवल, वो हम यहां पे पिक कर लेंगे। तो कहता है कि देखिए अगर इनवॉइस टाइम से इशू हो गया, द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31 और द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट। मतलब जब ये लॉ बनाया गया ना तो बड़ा सिंपल सा प्रोविजन था कि अगर सप्लाई गुड्स की हो रही है और फॉरवर्ड चार्ज है तो जो डेट ऑफ इनवॉइस होगा और डेट ऑफ पेमेंट होगा दोनों में से जो इवेंट अर्लियर होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन ये तब होगा जब इनवॉइस टाइम से इशू हो गया। अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ है तो हम डेट ऑफ इनवॉइस की जगह उस डेट को उठा लेंगे जहां तक एज पर लॉ इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ना गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आई। लोग कहने लगे, जो गुड्स के सप्लायर होते थे वो कहते थे सर देखिए इनवॉइस से पहले हमारे पास पेमेंट तभी आती है जब हम अपने रिसिपिएंट से, बायर से एडवांस लेते हैं, क्योंकि कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हमें कुछ पैसे एडवांस में चाहिए होता है। अब सोचिए सर, अगर आप हमसे एडवांस में से भी जीएसटी ले लेंगे तो हम तो कैसे अपने बिजनेस को कैरी आउट करेंगे। एक तो वैसे ही जो रिसिपिएंट होता है, बायर होता है, बहुत कम एडवांस देता है और उसमें से भी अगर हम आपको जीएसटी दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। सरकार को यह बात समझ में आई क्योंकि उनको जीएसटी इंडिया में लाना था और ये शुरू की बात है। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। बेटा इस नोटिफिकेशन को आप लोगों को याद रखना है, मैंने क्लास में बताया था, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जिसमें कहा गया कि अगर कोई सप्लायर है गुड्स का, जहां पे फॉरवर्ड चार्ज है, याद रखिएगा ये प्रोविजन ना सिर्फ सेक्शन 12(2) पे एप्लीकेबल होगा। मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और इस नोटिफिकेशन ने देखिए क्या कहा कि हम सेक्शन 12(2) के अंदर पेमेंट को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। हम पेमेंट को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब जब तक ये नोटिफिकेशन इन फोर्स है हमें ये वाला पोर्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए लॉ में से डिलीट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने डिलीट नहीं किया या किसी भी ऑथर ने डिलीट नहीं किया होगा, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन है, जब तक नोटिफिकेशन इन फोर्स है, हमें बेटा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही पॉइंट से काम चलाना है कि अगर मैं गुड्स की सप्लाई करता हूं और सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज है तो जो डेट ऑफ इनवॉइस होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई है, प्रोवाइडेड इनवॉइस टाइम से इशू हो गया हो। अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो उस केस में हम बात करेंगे जिस डेट को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था
एज पर सेक्शन 31 वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो कहता है डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन विच सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब देखिए सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है, और मूवमेंट के केस में मैंने अभी आपको रिकॉल करवाया था जो इनवॉइस इशू करने का टाइम होता है ना, वो ऑन और बिफोर रिमूवल होता है। अब देखिए यहां रिमूवल है 1 अक्टूबर को, तो अगर इनवॉइस 1 अक्टूबर तक इशू हो जाए तो हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन देखिए यहां तो 2 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ है, तो हम इस इनवॉइस को छोड़ देंगे। हम तो 1/10 को उठाएंगे। मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट हमारे लिए यूजलेस है। यहां पे पेमेंट कब आया, नोटिफिकेशन आने के बाद, ये भी हमारे लिए इरेलीवेंट है। तो जिस दिन रिमूवल का डेट होगा उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, दैट इज 1 अक्टूबर 2021। आता है समझ में? देखिए मतलब अगर आप किसी गुड्स की सप्लाई करते हो और फॉरवर्ड चार्ज का केस है, तो एक सिंपल सा फंडा है, जो डेट ऑफ इनवाइस होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। प्रोवाइडेड इनवाइस सेक्शन 31 में जो टाइम लिमिट इनवाइस इशू करने की दी गई है उसके अंदर हुआ हो। अगर उसके अंदर इनवाइस इशू नहीं हुआ तो जिस डेट तक इनवाइस इशू हो जाना चाहिए था वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकेंड केस में देखिए 3 अक्टूबर को रिमूवल हुआ है, बट इनवाइस उससे पहले इशू हो गया, हम इसको उठा लेंगे, बात खत्म। पेमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं आज की डेट में। थर्ड देखिए 4 नवंबर को रिमूवल हुआ और 4 नवंबर को ही इनवाइस इशू हो गया, यहां तो कोई इशू ही नहीं है। 4 नवंबर हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे देखिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। पहले फॉरवर्ड चार्ज के लिए उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई बताया, गुड्स के केस में बहुत सिंपल है, डेट ऑफ इनवाइस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई अगर इनवाइस टाइम से इशू हो गया। अगर इनवाइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो जिस डेट तक इनवाइस इशू हो जाना चाहिए था उसी को हम लोग क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हो जहां पे सप्लायर को जीएसटी नहीं भरना है, जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी भरना है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सीए इंटरमीडिएट में जो रिवर्स चार्ज है गुड्स के केस में वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कौन कौन से गुड्स रिवर्स चार्ज में आते हैं वो आपको नहीं पढ़ना। लेकिन यहां पे जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है ये आपको गुड्स के केस में भी पढ़ना है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहले समझिए रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है तो आपको पता होगा। रिवर्स चार्ज में जो रिसिपिएंट होता है वही गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लो कि आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो और उस केस में जीएसटी आपको भरना है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है, मतलब आरसीएम है। तो कब टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाए, तो कहता है कि देखिए इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीएस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट, नेमली जिस दिन आप कौन हो बेटा, रिसिपिएंट, जिस दिन आप गुड्स रिसीव करोगे उस डेट को एक मुट्ठी में बंद कर लीजिए, एक हमारे लिए वो डेट भी होगा। दूसरा, जिस दिन आप सप्लायर को पेमेंट करते हो वो देख लीजिए, मतलब 2 डेट तो बड़े लॉजिकल से हैं, रिसीट और पेमेंट, रिसीट ऑफ गुड्स और पेमेंट। लेकिन तीसरा डेट हमारे पास एक और है, कहता है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। जब सप्लायर ने आपको इनवाइस इशू किया था उसके 30 डेज के बाद जो नेक्स्ट डे होगा, मतलब डेट ऑफ इनवाइस प्लस 30 डेज, और उसका जो नेक्स्ट डे होगा उसको उठा लीजिए। ये 3 डेट हैं। देखिए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, और याद रखिएगा डेट ऑफ पेमेंट में अगर 2 डेट दे रखी हो, जैसे कई बार ना दिया होता है कि डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा उसी को आपको डेट ऑफ पेमेंट लेना है। कई बार आपको ये दोनों डेट दिया होता है, जैसे देखिए यहां पे नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो इन दोनों में से मतलब आपके बुक्स में कब एंट्री हुई और आपके बुक्स में डेबिट कब हुआ, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को तो आपके बुक्स में डेबिट होगा। तो जब आपने बुक्स में एंट्री की और जब आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ, इन दोनों में से जो इवेंट पहले आएगा उसी को हम टाइम ऑफ डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बुक्स में एंट्री कर देते हैं, डेबिट बाद में होता है। कई बार डेबिट पहले हो गया, हम बुक्स में बाद में एंट्री करते हैं। तो इन दोनों ही इवेंट में जो पहले हो जाएगा उसी को हम डेट ऑफ पेमेंट लेंगे। तीसरा, हम डेट ऑफ इनवॉइस का 31st डे मतलब डेट ऑफ इनवॉइस में 30 दिन ऐड कर लीजिए, उसके बाद का जो डेट आएगा इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जो अर्लीस्ट होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। देखिए डेट ऑफ इनवॉइस 110, रिसीट 510, एक तो हमारा ये हो जाएगा। और देखिए 10-10 और 12-10 दोनों में से जो पहले होगा, पेमेंट आ गई 10-10 को। अब देखो रिसीट 5 को, पेमेंट 10 को। अब देखिए डेट ऑफ इनवॉइस का अगर मैं 31st डे लूं वो तो बहुत आगे निकल जाएगा, छोड़ दीजिए। तो इन दोनों में से जो अर्लीस्ट होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, मतलब 5-10-2021। नेक्स्ट देखिए 110 डेट ऑफ इनवॉइस है, 15-10 रिसीट है, पेमेंट आ गई। दोनों में से जो अर्लियर होगा बताइए, तो 15 और 10 विच एवर इज अर्लियर। बहुत सिंपल, अगर एक बार समझ में आ जाता है, फ्री के नंबर होते हैं। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि आप अगर थोड़ा मेहनत कर लें तो बहुत ही आराम से 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 आप गेन कर सकते हो। और अगर नसीब ने साथ दिया, सब कुछ वही आ गया जो आप पढ़ के गए हैं, कुछ भी टेक्निकल नहीं आया, तो 40 आउट ऑफ 40 भी आप गेन कर सकते हो। मेरी बातें सुन के बच्चों को लगता होगा अच्छा सर आपका स्किल सी हो गया तो ऐसी बात कर रहे हो, इतना आसान भी नहीं आता बेटा। दुनिया में आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर खाना सामने रखा है और उसको भी उठा के हम ना खाएं तो वो भी हमारे लिए आसान नहीं है। तो देखिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है, तो थोड़ा अगर ढंग से मेहनत कर लें तो एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ये थोड़ा सा आपका इजीएस्ट पार्ट बनता है। थर्ड देखिए 110 और 15-10, रिसीट 15-10 और पेमेंट देखिए 10, विच एवर इज अर्लियर। 10-10 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा ध्यान से, गुड्स रिसीव हुआ 15-11 को, पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 18-11। लेकिन देखिए 1-10 को इनवॉइस इशू हुआ है। अगर इसका 31st डे आप देखोगे ना तो ये इन दोनों डेट से पहले आ जाएगा। तो अगर ये इन दोनों डेट से पहले आ जाता है, देखिए आप जोड़ोगे तो 1-11 आ जाएगा। मतलब 1 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ, उसका अगर 31st डे आप कंप्यूट करेंगे तो 111 हो जाएगा। मतलब रिसीट और पेमेंट से पहले ये डेट निकल के आ जाएगी। तो उस केस में यही जो डेट होगा हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। आई होप रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स आपको समझ में आ गया। फॉरवर्ड चार्ज में क्या था बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड इनवॉइस टाइम से इशू हो गया हो। अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो जिस टाइम पे इशू हो जाना चाहिए वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। जब तक नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है तब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें पेमेंट को यहां पे पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारा डेट ऑफ इनवॉइस है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बस ध्यान रखेंगे वो जो इनवॉइस है वो टाइम से इशू हो जाना चाहिए। अगर टाइम से इशू नहीं हुआ है तो जिस टाइम पे इशू हो जाना चाहिए था वो डेट उठा लेंगे। रिवर्स चार्ज में 3 डेट कंप्यूट करना है, एक तो रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा पेमेंट, और पेमेंट में भी जब बुक्स में एंट्री हुई और जब डेबिट हुआ विच एवर इज अर्लियर, और तीसरा डेट ऑफ इनवॉइस का 31st डे। इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट निकल के आएगा, वही हमारे लिए क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज गुड्स। अब आ जाइए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल इन गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल इन द गुड्स। देखिएगा ध्यान से, अगर आप गुड्स की सप्लाई नहीं करते हैं, मान लीजिए शॉपर स्टॉप है, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मार्ट्स हैं जहां पे वो लोग वाउचर बेचते हैं और आप उस वाउचर को यूज करके कोई भी गुड्स परचेज कर लेते हो, ऐसा आपने सुना होगा। तो देखिए अगर आप शॉपर स्टॉप का वाउचर लेते हो 10,000 रुपीज का वाउचर, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है क्योंकि वो भी तो एक सप्लाई है ना। ट्रांजेक्शन आप बाद में कर लीजिएगा, गुड सर्विसेज का कोई इश्यू नहीं है।
तो कहता है कि बताइए, अगर आप वाउचर परचेज कर रहे हैं या कोई सप्लायर वाउचर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिया जाए। तो कहा गया कि बहुत जरूरी है कि देखिए, जो वाउचर इश्यू हुआ क्या उसकी सप्लाई आइडेंटिफिएबल था, मतलब क्या जिस दिन वाउचर इश्यू हुआ यह मालूम था कि उस वाउचर को हम कहां रिडीम कर लेंगे, क्या वो प्रोडक्ट डिफाइन है, क्या वो सर्विस डिफाइन है जहां पे हम उसको इन कैश करा लेंगे, रिडीम करा लेंगे। अगर यस, तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन मान लीजिए आपको किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का वाउचर मिल गया, अब हमको यह पता ही नहीं कि इस वाउचर को हम कहां यूज करेंगे, तो इशू के टाइम पे तो पता ही नहीं कि वाउचर कहां पे यूज होगा। तो इसीलिए कहता है कि अगर सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, देन द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो वाउचर के केस में हम दो डेट देखते हैं बेटा। नंबर 1 डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर और डेट ऑफ रिडम्पशन। अगर सप्लाई इशू के टाइम पे आइडेंटिफाइड है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है एट द टाइम ऑफ इशू, तो जो रिडम्पशन है वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। याद रखिए, अगर सप्लाई के टाइम पे, अगर वाउचर इशू करने के टाइम पे कई बार हमें नहीं पता होता कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या लेना है, तो हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई मान लेते हैं और जो परसेंटेज होता है जीएसटी का वो 18% एज्यूम करके टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए मैं आज वाउचर परचेज कर रहा हूं और मुझे नहीं पता उस वाउचर से मैं कोई गुड्स इंट्रा वाला परचेज करूंगा या इंटर वाला परचेज करूंगा, कहीं और भी तो डिलीवरी मंगवा सकता हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई तो कहीं भी हो सकता है। तो वैसे केस में जो सप्लायर है ऐसे सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई मानता है और अभी तो मुझे पता ही नहीं कि किस रेट वाला गुड्स मैं परचेज करूंगा, तो कहता है 18% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है हमारा वाउचर वाला। अब आ जाइए, कहता है 12(5) छोड़ दीजिए 5, पहले 6 पढ़ लीजिए। टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। याद करिए, अभी वैल्यूएशन में हमने पढ़ा था कि अगर सप्लायर अपने बायर से, अपने रिसिपिएंट से डिले पेमेंट के रिस्पेक्ट में कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर भी जीएसटी होता है। लेकिन बताइए, गवर्नमेंट को वो जीएसटी कब पे करना होगा, इंटरेस्ट के ऊपर जो जीएसटी? तो याद रखिएगा, वहां तो उन्होंने वैल्यूएशन चैप्टर में लिख दिया है कि आप ऐड कर दो, क्वेश्चन में आ जाएगा आप ऐड भी कर दोगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिल इशू करते टाइम पता लग जाए कि सामने वाली पार्टी कितना डिले देगी और उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा कि हम अभी से जोड़ दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, डेट ऑफ रिसीव ऑफ इंटरेस्ट, उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। समझ लीजिए ध्यान से, अगर आपने कोई सप्लाई की और आपने रिसिपिएंट को कहा कि भैया आप 1 महीने पे पेमेंट कर दो, नहीं तो हम आपसे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मान लीजिए उसने 3 महीने के बाद आपको पेमेंट किया, तो जो इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट में जीएसटी भी चार्ज करना होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वो इंटरेस्ट के लिए सप्लायर अलग से इनवॉइस इशू करेगा? द आंसर इज नो। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है ना, उसको हम हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, अगर क्वेश्चन में अदरवाइज मेंशन ना हो। तो अगर डिले पेमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट आता है तो आपको हमेशा उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है, प्लस जिस दिन वो आपको रिसीव होगा इंटरेस्ट, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा और उसमें से जो जीएसटी है अगले महीने के 20 तारीख तक हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा इन जनरल। देखिए ध्यान से, कहता है नॉर्मली ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस of supply stipulate payment of interest, penalty, fine, etc. for payment of consideration beyond the agreed time limit. Such interest, etc. is includable in the value of taxable supply. Therefore, question arises as to when liability to pay GST arise in such cases. Section 12 subsection 6 prescribe that time of supply to the extent it relates to addition in value of supply by way of interest, late fees, penalty for delay payment
ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द एडिशन वैल्यू। जिस दिन, चाहे आप उसको इंटरेस्ट बोलें, डिले चार्जेस बोलें या पेनल्टी बोलें, जिस दिन ये अमाउंट आपको रिसीव होगा वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। मतलब अगर हम अपने कस्टमर से डिले के लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो जिस दिन वो इंटरेस्ट रिसीव होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा दोस्तों। और ध्यान रखना है, जनरली वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ और मेंशन ना हो। चलिए अब आ जाइए 12.5 कहता है कि जितने भी स्पेसिफिक प्रोविजन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए 12.2 है, 12.3 है, 12.4 है, 12.6 है, अगर आप इन प्रोविजंस के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप 12.5 में आ जाइए। जैसे हम नहीं बोलते हैं अदर सोर्स, अगर आपके पास कोई इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं है और शुरू के 4 हेड्स में कवर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अदर सोर्स में चले जाते हैं। वैसे ही अगर हमने कोई सप्लाई किया है और हम उस सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं और वो हमें 12.2 में नहीं मिल रहा है, 12.3 में नहीं मिल पा रहा है, 12.4 में नहीं, 12.6 में नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम 12.5 में आएंगे और इसके हिसाब से हम टाइम ऑफ सप्लाई कंप्यूट करेंगे। आओ देखो क्या कहता है। Where it is not possible to determine the time of supply under subsection 2, 3, 4, मतलब इस सेक्शन में किसी भी प्रोविजन में आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई शैल इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड द डेट ऑन विच सच रिटर्न। अगर आप जैसे मान लीजिए जीएसटी में आपने सुना होगा मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, तो जो भी आपका पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है वो उठा लीजिए। इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड और इन एनी अदर केसेस द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। इन दोनों में से जो डेट आपको मिल जाए, मतलब अगर रिटर्न फाइल होती है तो जब पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हुई है या उसके फाइल करने का जो डेट है वो उठा लीजिए टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर ये भी केस अप्लाई नहीं है तो जिस दिन आप टैक्स पे करोगे उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं रेजिडुअल केसेस। मतलब अगर हमारा केस यहां दिए हुए बाकी प्रोविजन में कवर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहां पे कवर हो जाएंगे। देखिए जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, समझ में आएगा आपको। देखिए, इन्वेस्टिगेशन रिवील clandestine removal of goods by supplier who is not registered under GST. The evidence is in the form of noting, often updated, and some corroborative material. The supplier voluntarily paid tax during the investigation. मतलब कोई रेड पड़ गया किसी के यहाँ जीएसटी का, डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे और जिसके यहां पे रेड हुआ ना सप्लायर के यहां पे, उसने वॉलंटरली कुछ अमाउंट पे कर दिया जीएसटी का कि चलिए साहब गलती हो गई हमसे, हम इतना अमाउंट वॉलंटरली जीएसटी का पे करते हैं। अब देखिएगा क्या कहता है, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, रिटर्न तो फाइल करता ही नहीं होगा। लेकिन अगर इसी केस में वो रिटर्न फाइल करता तो ऊपर वाले पॉइंट में कवर हो जाता। इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, वो डेट हम उठा लेते टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। तो बेटा देखो बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर टाइम ऑफ माइंड में ना कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको अगर जीएसटी डिपॉजिट करने का ड्यू डेट देखना है तो जब तक आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालोगे आपको ड्यू डेट मिलेगा ही नहीं। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए गुड्स और सर्विस में प्रोविजन अलग अलग है। 12 के अंदर गुड्स की बात करता है और 13 में सर्विस की। 12.2 कहता है 12.2 कहता है कि देखिए गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में जो डेट ऑफ इनवाइस होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा अगर इनवाइस टाइम से इशू हो गया। लेकिन अगर इनवाइस टाइम से इशू नहीं हुआ है तो जिस डेट तक इनवाइस इशू हो जाना चाहिए था वो डेट ले लेंगे। 12.3 कहता है रिवर्स चार्ज, रिसिपिएंट जहां जीएसटी पे करता है कि जिस दिन रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट किया या डेट ऑफ इनवाइस का 31st डे, इन तीनों में से जो अर्लीस्ट होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन आपने अपने बुक्स में पेमेंट को एंट्री की और आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 12 सबसेक्शन 4 की। वाउचर के केस में अगर सप्लाई आइडेंटिफाइड है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद अगर आप अपने कस्टमर से डिले पेमेंट के लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो जिस दिन आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। हां, अगर आपने इंटरेस्ट वेव कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। और एक था रेजिडुअल केस 12(5) कि अगर सेक्शन 12 के दिए हुए प्रोविजन से आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा है और आप अपना पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो, तो जिस दिन आप अपना पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो या जो उसका ड्यू डेट है वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है। और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो जिस दिन जीएसटी पे किया होगा आपने उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी पैटर्न पे, इसी मैनर में हम सेक्शन 13 कवर करेंगे जहां पे टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का होगा। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का होगा। चलिए आ जाइए, अब हम लोग सेक्शन 13 पे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। आइए, वहां पे भी सिमिलर इसी पैटर्न पे सबसेक्शंस हैं। 13 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज, 13(3) रिवर्स चार्ज, 13(4) वाउचर, 13(5) रेजिडुअल केस और 13(6) इंटरेस्ट की बात करेगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। अगर एक सेक्शन हमने रेडी कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप रेडी हो जाता है। कॉन्सेप्ट रेडी नहीं होता, जो सेक्शन के अरेंजमेंट है वो रेडी हो जाते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ने चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आइए देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 पे चलते हैं, जो हमें बताएगा कि हमें अपना टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। देखिए, यहां 2 डेट दिया गया है और दोनों में से जो अर्लीस्ट होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। कहता है डेट ऑफ इनवॉइस। पहले वाले को तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं डेट ऑफ इनवॉइस, लेकिन याद रखिएगा डेट ऑफ इनवॉइस तभी फैक्टर बनेगा जब इनवॉइस सेक्शन 31 में दिए गए समय सीमा के अंदर इश्यू हो गया हो। तो कहता है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर इफ द इनवॉइस इश्यूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 31 और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन याद रखिएगा, डेट ऑफ इनवॉइस को इज्जत तभी देना है जब ये इनवॉइस सेक्शन 31 में के टाइम लिमिट के अंदर इश्यू हो गया हो। अब हम 31 को रिकॉल करें। सर्विस के केस में डेट ऑफ सर्विस के 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, और अगर इंश्योरेंस बैंकिंग या एनबीएफसी है तो 45 डेज का टाइम लिमिट था, याद करिए। इन केस ऑफ सर्विस इनवॉइस मस्ट बी इशू विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और अगर इंश्योरेंस बैंकिंग और एनबीएफसी है तो 45 डेज। तो अगर इनवॉइस उस टाइम लिमिट के अंदर इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस सिचुएशन में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इफ इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कहता है कि अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, डेट ऑफ सर्विस ले लेंगे हम। फिर
डेट ऑफ इनवॉइस नहीं लेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस हम तभी लेंगे बेटा जब हमारा इनवॉइस टाइम से इश्यू हो गया हो। अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू नहीं हुआ तो हम डेट ऑफ सर्विस लेंगे, इफ इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन 30 और 45 डेज, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो देखो हम इसको ना ऐसे कर लेते हैं, देखिए अगर इनवॉइस 30-45 डेज में इशू हो गया तो बहुत सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज। और डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुई, क्योंकि हम सप्लायर की बात कर रहे हैं, और जिस दिन बुक्स में एंट्री हुई पेमेंट की, विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन आपने अपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री की और या फिर जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, दोनों में से जो पहले होगा उसी को हम डेट ऑफ पेमेंट लेंगे। अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो याद रखिएगा डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डिपेंड करता है, यहां टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है इस बात पे कि जो इनवॉइस इशू हुआ है विद इन द टाइम लिमिट इशू हुआ है कि नहीं। सेक्शन 31 में 30 डेज और 45 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है। नॉर्मल सर्विस के केस में 30 डेज है, लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है या फिर एनबीएफसी है तो वहां 45 डेज। तो अगर हमने इनवॉइस टाइम से इशू कर दिया तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा ना, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर टाइम से इशू ना हो, इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द टाइम, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए अब आप देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए यही देख लेते हैं, डेट ऑफ सर्विस है 10th नवंबर, इनवॉइस 30th नवंबर और पेमेंट आ गया 15 दिसंबर को। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको देखना है कि डेट ऑफ सर्विस के कितने दिनों के अंदर इनवॉइस इशू हो गया। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी नहीं है तो हम 30 डेज देखेंगे, क्योंकि 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो चुका है तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इन दोनों डेट में से जो अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, दैट इज 30th नवंबर। क्या हासिल कर लिया हमने टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के कि इस ट्रांजैक्शन के केस में हमें गवर्नमेंट को जीएसटी कब पे करना है। इन नॉर्मल केसेस अगले महीने के 20 तारीख तक हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। आता है समझ में। सेकंड देखिए, यहां पे भी देखो इनवॉइस आपका विद इन 30 डेज इशू हो गया है, लेकिन पैसा उससे पहले आ गया, मतलब कुछ एडवांस आ गया, तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा 15/11 होगा। अब आप कहोगे सर एडवांस के ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं, अभी आपने गुड्स के केस में बताया था। बच्चों, जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है वो सिर्फ गुड्स में है, और गुड्स में भी सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज के लिए, उसका और कहीं पे कोई यूज नहीं है। तो सर्विस के केस में इवन जो एडवांस अमाउंट आता है ना, उस पे भी आपको जीएसटी देना होता है, और अगर एडवांस पे जीएसटी का रेट नहीं मालूम होता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 18% ले लेते हैं, और सप्लाई का नेचर नहीं मालूम होता तो इंटर स्टेट सप्लाई मान लेते हैं। तो देखिए यहां डेट ऑफ इनवॉइस से पहले कुछ पैसा आ चुका है, तो जब पैसा आया वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा।
आता है समझ में? देखिए थर्ड देखिए 10/11/2021 को सर्विस दी गई। आइए क्वेश्चन में देखते हैं ना 10/11 और देखिए इनवाइस इशू हो चुका है 30 डेज के अंदर, लेकिन कुछ पेमेंट आ गया 15/11 को और कुछ 10/12 को। तो जितना पेमेंट 15/11 को आ गया मतलब डेट ऑफ इनवाइस से पहले, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई वही बन जाएगा, और जो पेमेंट आया 10/12 को उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवाइस बन जाएगा। तो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई 2 हो जाए। अगर कुछ पैसा डेट ऑफ इनवाइस से पहले आ गया तो उस पैसे के लिए टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा, और कुछ केस में डेट ऑफ इनवाइस के बाद पैसा आया तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवाइस हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चेक करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। देखो अब रिवर्स चार्ज सर्विसेज तो आपके सिलेबस में है, हम लोग पढ़ेंगे, और क्वेश्चन भी इसके ऊपर काफी बार आया हुआ है। देखिए पहले माइंड में ना एक इमेज बना लीजिए कि आप एक सर्विस रिसिपिएंट हो, सर्विस प्रोवाइडर कोई और है, और उसके सर्विस के ऊपर आपको जीएसटी देना है। तो वो इवेंट कब होगा जिसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? तो कहता है डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आप उस सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करोगे वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? जिस दिन पेमेंट आपने बुक्स में एंटर किया या आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो सर्विस के केस में जो डेट ऑफ पेमेंट होता है वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा रिवर्स चार्ज में। लेकिन बी कहता है कि अगर पेमेंट डेट ऑफ इनवाइस के 7 दिन के अंदर हो गया हो तो डेट ऑफ पेमेंट को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, लेकिन अगर 7 दिन के बाद पेमेंट होता है तो डेट ऑफ इनवाइस का जो 61st डे होगा, मतलब 60 डेज के बाद जो नेक्स्ट डे होगा, हम उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, उसको ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। मतलब ये बड़ा सिंपल हो गया हमारा। अगर रिवर्स चार्ज का केस है और सर्विस के केस में, तो हम जो पेमेंट करेंगे ना सर्विस प्रोवाइडर को, वही टाइम ऑफ सप्लाई है, प्रोवाइडेड डेट ऑफ इनवाइस के 60 डेज के अंदर पेमेंट हो गया हो। अगर 60 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो अब हम पेमेंट को छोड़ देंगे। जो डेट ऑफ इनवाइस के बाद 61st डे होगा उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। आइए क्या कहता है देखो, आइए देखिए डेट ऑफ इनवाइस 30/11 है, हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं, कंप्लीशन से कोई मतलब नहीं। डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, यस 10/12 को पेमेंट हो गई है। अब हमको यह देखना है कि 30/11 के 60 दिन के अंदर पेमेंट हो गई है कि नहीं। देखो यहां 60 दिन के अंदर ना पेमेंट हो गई है, तो जो डेट ऑफ पेमेंट होगा ना वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, बाकी की डिटेल तो हमारे लिए बेकार है। 30/11 को इनवाइस इशू हुआ और 15/11 को पेमेंट हो गई। वाह, मतलब एडवांस पैसा आ गया, तो यहां तो कोई इशू ही नहीं। 15/11 को हम क्या मान लेंगे बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। थर्ड देखिए 30/11/2021 को इनवाइस इशू हुआ, पेमेंट आ गया 10/3/2022 करेंगे इसको 22। तो देखिए 30/11/2021 को इनवाइस इशू हुआ, पेमेंट 10/3/2022 को, 60 डेज के अंदर तो नहीं लग रहा, तो हम ना डेट ऑफ इनवाइस से 61st डे निकालेंगे और वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर डेट ऑफ इनवाइस के 60 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर पेमेंट ना हो तो जो 61st डे होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखिए सर्विस के केस में सबसे पहले आपको देखना है कि फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है। अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो हम देखेंगे कि क्या इनवाइस सेक्शन 31 में दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर इश्यू हो गया। अगर इश्यू हो गया तो डेट ऑफ इनवाइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर वो इश्यू नहीं हुआ तो हम डेट ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देखेंगे। अगर सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज है, अगर सर्विस के केस में
रिवर्स चार्ज है तो हम डेट ऑफ पेमेंट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, प्रोवाइडेड पेमेंट डेट ऑफ इनवॉइस के 60 डेज के अंदर हो गया हो। अगर 60 डेज के अंदर नहीं हुआ तो डेट ऑफ इनवॉइस का जो 61st डे होगा वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आगे चलें, अब आ जाइए वाउचर, एकदम कॉपी पेस्ट है। अगर किसी सर्विस का वाउचर आप परचेज कर रहे हो और उसको परचेज करते टाइम सप्लाई का नेचर आइडेंटिफाइड है तो जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर हो जाएगा, और अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है वहां से। रेजिडुअल केस बिल्कुल सेम है। देखो, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रहा है तो वो डेट उठा लेंगे, और नहीं तो जिस दिन टैक्स पे हुआ वो उठा लेंगे। और देखिए 13(6) बात करता है किस चीज की, कि अगर आप किसी को सप्लाई करते हैं सर्विस और आपने सर्विस रेसिपिएंट को साफ साफ बोल रखा है, इनवॉइस पे मेंशन है कि अगर पेमेंट टाइम से नहीं आई तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, तो जो इंटरेस्ट होगा उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होता है बेटा जिस दिन आपको वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, और जनरली उसको हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं। तो देखिए कितने आराम से हमने आधे घंटे 45 मिनट में एक चैप्टर के लीगल प्रोविजन और कर लिए। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और मिस हो गया हम लोगों से। आइए, सर्विस के केस में फॉरवर्ड चार्ज के नीचे ना 1000 का एक एडवांस का कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। आइए देखिए, जब हम लोग सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 पढ़ रहे थे ना, तो उसके नीचे एक प्रोवाइजो था। देखिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रिसीव एन amount up to 1000 in excess of amount indicated in tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall at the option of said supplier with the date of issue of invoice relating to such excess amount। देखिए कई बार क्या होता है ना, आप अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो और वो एक बिल रेज करता है, सपोज आपको उसने बिल रेज किया 1500 का, लेकिन आपके पास 1500 चेंज नहीं थे, आपने 2000 का एक नोट दे दिया। अब उसके पास 500 रुपया चेंज नहीं, उसने कहा सर नेक्स्ट सप्लाई में हम इसको लगा लेंगे। अब सोचो नेक्स्ट सप्लाई के लिए ये 500 रुपया क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई एडवांस के केस में तो जीएसटी एडवांस पे ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई तो बाद में होगी। तो यहां पे सप्लायर को एक ऑप्शन दिया गया कि चाहे तो उस 500 पे आप जीएसटी रिसीट बेसिस पे दे दीजिए, और नहीं तो जब इनवॉइस इशू होगा ना इस 500 रुपए के लिए फ्यूचर में, तब दे दीजिएगा। आइडिया ये है कि छोटे छोटे इस तरीके का कई बार एडवांस सप्लायर के पास आ जाते हैं, तो उस केस में सप्लायर के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि वो छोटे छोटे एडवांसेस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करे। तो उसको एक ऑप्शन दे दिया गया कि फ्यूचर में जब भी किसी सप्लाई से वो एडवांस एडजस्ट होगा तभी हम टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे, अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं लेंगे। ठीक है, मर्जी है सप्लायर की, वो चाहे तो अभी कर सकता है और चाहे तो इस एडवांस के रिस्पेक्ट में जब फ्यूचर में हम इनवॉइस इशू करेंगे तब की डेट ले लेगा। चलिए, तो ये हमारा एक और टॉपिक खत्म हो गया रिवीजन में, टाइम ऑफ सप्लाई का। हम लोग यहां पे आए थे लेवी एंड कलेक्शन से। लेवी एंड कलेक्शन में हमने 9(1) देख लिया, 9(2) देख लिया। आइए 9(3) क्या कहता है। 9(3) कहता है कि गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को आरसीएम के लिए नोटिफाई कर सकती है, और अगर आरसीएम के लिए नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने तो उस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सप्लायर जीएसटी नहीं पे करेगा, उस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी पे करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज का जो प्रोविजन है ना वो 9(3) में है और एक 9(4) में भी है। 9(4) में कहता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ गुड्स परचेज करते हो तो उस केस में आपको जीएसटी देना होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, जो बिल्डर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको नोटिफाई किया है। उसको हम लोग किसी और चैप्टर में, टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में देखेंगे। बस आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 9(1) में फॉरवर्ड चार्ज है, 9(2) के अंदर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, 9(3)(4) के अंदर रिवर्स चार्ज है, और 9(5) एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे जीएसटी में, जीएसटी बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए सरकार ने कुछ सर्विसेज को जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 9(5) में कवर किया है। जैसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है उन सर्विसेज के बारे में पढ़ लेना। देखिए रेडियो टैक्स,
मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, होटल की सर्विस, होटल को हम इन भी बोलते हैं, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट भी बोलते हैं, प्लम्बिंग और कारपेंटर मतलब हाउस कीपिंग की सर्विसेज। अगर ये सर्विसेज एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होता है, समझते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, मेक माई ट्रिप, अगर इनके थ्रू सप्लाई हुआ है, अगर कोई सर्विस 95 में नोटिफाइड है और वो सर्विस इको के थ्रू सप्लाई हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हुआ है, तो वहां पे जो एक्चुअल सप्लायर है वो जीएसटी नहीं भरेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी भरेगा। मतलब जो एक्चुअल सप्लायर है उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ लिया जीएसटी के लिए। आइए एक बार प्रोविजन पढ़ा देता हूं, देखिए क्या कहता है। प्रोविजन कहता है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify category of services the tax on intrastate supply of which shall be paid by electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all provision of this act shall apply to such eco as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services। मतलब मान लीजिए आप एक होटल की सर्विस लेते हैं मेक माई ट्रिप के थ्रू, तो उस केस में जो मेक माई ट्रिप है वो जीएसटी भरेगा गवर्नमेंट को, होटल सप्लायर को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हम पढ़ेंगे, पहले 95 के नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में हम बात कर लें। वैसे ही मान लीजिए कि आप कोई कैब वैब बुक करते हो इन इलेक्ट्रॉनिक ओला उबर के थ्रू, तो जीएसटी ना ओला उबर गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसमें ना प्रोविजन ये कहता है कि देखिए, प्रोवाइडेड दैट, देखिए आगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पज इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लायबल टू पे टैक्स। कहता है कि वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना बिजनेस देते हैं, उनका ना इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो जिनको उन्होंने ऑथोराइज किया होगा इंडिया में ना, लायबिलिटी उनकी आएगी टैक्स पे करने की। मतलब उनका कोई एजेंट होगा जिसको उन्होंने ऑथोराइज किया होगा इंडिया के एक्टिविटीज के लिए। अगर ऐसा नहीं है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where an electronic commerce operator does not have physical presence in the taxable territory and also it does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person, उनको mandatorily अपने इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी, जीएसटी का मतलब इंडिया, फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स। उनको इंडिया में किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा और वो जो बंदा इंडिया में अपॉइंट होगा वो कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी आएगी उसी के ऊपर आएगी। मतलब 3 पार्ट में हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे। सारी सर्विसेज की बात नहीं की जा रही है। 95 में ना कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं। अगर इन नोटिफाइड सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वही जीएसटी भरेगा। अगर इंडिया में उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो वो जिसको इंडिया में ऑथोराइज करेगा उसकी लायबिलिटी आएगी। अगर वो इंडिया में अगर कोई ऑथोराइज पर्सन या उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसको मैंडेटरली इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट करना होगा और जो पर्सन इंडिया में अपॉइंट होगा उसी के ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी। तो देखिए सेक्शन 9 में 5 सब सेक्शन 9(1) फॉरवर्ड चार्ज के केस में लेवी एंड कलेक्शन की बात करता है। 9(2) में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बताता है। 9(3) और 4 में रिवर्स चार्ज और 9(5) में बात कही गई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। तो आज हम लोग इतना कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर्स चार्ज और 1-2 और चैप्टर्स जीएसटी का कवर अप करेंगे। आपका जो 3rd को टेस्ट है जीएसटी का, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि हम लोग पूरा जीएसटी उसके अंदर कवर करेंगे, उस टेस्ट के अंदर कवर करेंगे क्योंकि 50 मार्क्स का आपका टेस्ट है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको इस रिवीजन से कुछ फायदा हुआ होगा, और प्लीज आप अपने जीएसटी को अपने हिसाब से पैकअप करते रहिए, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है और पेपर बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ही हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन के लेवल का पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच।